Welcome back to all students of class 12th. प्रीवियस लेक्चर में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टर्ड ला, देन फिर बायो-सैवर्ट ला, देन इसके अलावा आपने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, उसको आपने कंप्लीट करा था। और ये फार्मूला जो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामने, ठीक है। इसमें दो स्पेशल केसेस है। पहला स्पेशल केस होता है कि इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइट, अगर मान लेते हैं कि जो वायर है उसकी वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाएंगी, देन ऑटोमेटिक फाई 1 और फाई 2 जो एंगल है वो आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो जरा वो आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए, आप लिख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर जो है आप जो भी डालना चाहें, आप इसको हम दे देते हैं रैंडम ए नंबर दे देते हैं बाय इक्वेशन ए, ठीक। तो बाय इक्वेशन अगर ये देखेंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 2 आ जाएगा, दोनों ऐड होके नीचे कट गया। देन B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर आ गया। इसके बाद इफ पॉइंट P लाइज नियर टू वन एंड, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि क्या होता है कि जो इसमें एक पॉइंट, जो पॉइंट P है वो किसी एक एंड के पास पहुंच गया, तो वहां पर मान लेते हैं फाई 2 के पास पहुंच गया, ठीक है। तो वहां पर मान लेते हैं, तो अगर जो फाई 2 के पास पहुंचा यानी फाई 2 को मिलाने वाली लाइन में पहुंच गया तो एंगल 0 हो जाएगा। फाई 1 में जो एंगल बन रहा है वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, आपके पास B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर आ जाएगा। तो ये दो स्पेशल केस है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके यहाँ पर, देन फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड अब हमको फाइंड करनी है। तो हमने इस समय को बचाने के लिए एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करा है। आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो अब क्या करा है, मान लेते इसको नामा राशि दे देते, ये O हो गया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। यानी कि आप ये देख रहे हैं कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, कॉइल या रिंग बोल ले, तो एक सर्कुलर कॉइल आपको रिंग टाइप की दिख रही है। इसकी एक्सिस से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमें बताना है कि इस सर्कुलर कॉइल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हमने क्या करा है कि मान लेते, क्योंकि उसने कहा करंट कैरिंग कॉइल, तो इसमें मैं इस तरीके से कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट फ्लो कर रही होगी। हमने दो छोटे से एलिमेंट मान लिए हैं ऊपर ए बी, नीचे ए डैश बी डैश। ए बी जो करंट एलिमेंट है उसकी एक लेंथ मान ली है डेल्टा एल। टोटल करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की लेंथ मान लेते हैं एल है, और डेल्टा एल ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वो मिलके टोटल सर्कुलर कॉइल बनाएंगे। तो उसका एक छोटा सा पार्ट कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल से मान लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है, यानी कि हमने क्या करा, डेल्टा एल वाले एलिमेंट ए बी से एक लाइन ड्रॉ करी जो P पॉइंट पे जाके मिल रही है, उसकी डिस्टेंस मान ली R। नीचे से करते तब भी वही R डिस्टेंस आती, उतनी ही बात होती, ठीक। मान लेते हैं इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है वो स्मॉल a है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अगली बात क्या होती है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। सपोज भाई ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ये एक्सिस वाली लाइन है, इन दोनों से मिलाते हुए एक एंगल बन रहा है अल्फा। अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ लॉस को ध्यान रखना होगा। कौन कौन से लॉस पढ़े थे, तो सबसे पहला राइट हैंड पाम रूल पढ़ा है आपने। यानी कि अगर ऐसे हम अपने हाथ को फैला लें, ठीक है, तो हम अगर ऐसे हाथ फैला लें और करंट मान लो इस तरीके से, एक तरीके से ये जो है ऐसे ऊपर की तरफ करंट अगर मान लेती है, ये थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जहां मेरा अंगूठा है, तो
हमेशा ये जो हमारी अदर फिंगर्स हैं तो किसी ऐसे पॉइंट की ओर क्या करेंगी, इशारा करेंगी जिसके परपेंडिकुलर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर हो गई बात? आपको मेरी बात मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर अंगूठा में की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो मेरे हाथ की फैली हुई उंगलियां उस पॉइंट की ओर इशारा कर रही हैं जिसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी और हथेली को धक्का मारने की दिशा में, यानी कि ऊपर की दिशा में। अगर ये पलट गया, आप देखिए हाथ मैंने पलटा दिया तो अंगूठा दूसरे साइड जा रहा है, करंट अपोजिट साइड फ्लो कर रही है, तो हाथ की उंगलियां उस बिंदु की ओर, उस पॉइंट की ओर इशारा कर रही हैं जिसके परपेंडिकुलर हथेली को धक्का देने की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि एक तरीके से आप देख रहे हैं पेपर के डाउनवर्ड, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, देन फिर आपने जो है एक मैक्सवेल का राइट हैंड रूल भी पढ़ा था कि अगर हम क्या करें, कुछ इस तरीके से स्क्रू रूल जैसे था, इसको कुछ इस तरीके से पकड़ें, किसी तार को पकड़ें या स्क्रू ड्राइवर को पकड़ें, अगर ऐसे ऐसे घुमाएं इस तरीके से कसने की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अगर ये थंब ऊपर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो जिधर उंगलियां हमारी घूम रही हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर यानी कि मैं बात करूं, ये देखो ये जो मेरी दूसरी फिंगर आपको दिख रही है, अगर इस जगह की मैं बात करूंगा तो इसको जब मैं घुमा रहा हूं तो ये मेरी उंगलियां घूम के अंदर की ओर, ये बाहर की ओर आएंगे निकल के। तो यहाँ पर इस पॉइंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये घूमती हुई कहाँ की तरफ जा रही है, यहाँ ये एक तरीके से इस बिंदु से इसे बाहर की ओर जा रही है। और अगर हम जो है इधर की तरफ बात करेंगे तो इधर अगर यही पॉइंट अगर इधर होता तो ये मान के चलिए कि इधर ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि पेज के अगर दो हिस्से मान ले तो हमने कहा पेज अगर हमारा पेज में कोई पॉइंट इधर है तो पेज में जब हम इसको हाथ घुमाएंगे तो जो उंगलियां मेरी घूम रही हैं उस पॉइंट के क्या होगी, जो है परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके से। तो ये तरीके से आप देखिए, ये अगर यहाँ पर पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बाहर की ओर आ रही है इस तरीके से, और यहाँ पर घूम के कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, पेज के अंदर की तरफ जा रही है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से देख के पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो करंट को अगर हम इस तरीके से, ये करंट आपकी आई जो है वो फ्लो कर रही है, तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब वो क्या हो गया कि जब यहाँ पर करंट पहुंचेगी तो इस तरीके से इधर की करंट इस तरीके से जा रही होगी इस साइड में। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मान लो करंट ट्रेवल करते हुए यहाँ पर ऐसे कि इस तरफ जा रही होगी, ठीक, और नीचे यहाँ पर मान लो इस तरफ इस तरीके से करंट पास हो रही होगी, पूरे लूप में पास हो रही है। तो जब वहां पास हो रही होगी तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, इस पॉइंट पी पर अगर हम इस तरीके से रखेंगे करंट, भाई मान लो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे करंट जा रही है घूम के, ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हम इस तरीके से लेके चलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अगर हम लोग लेके चले तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। तो ये देखिए डेल्टा भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो है करंट फ्लो करने की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेट अब वो 3D हमारे पास पॉसिबल तो है नहीं डायग्राम बनाना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में यहाँ पर दिख रही है। सिमिलरली जब करंट यहाँ से रिटर्न होके आएगी तो जैसे ये जा रही है इसके जस्ट अपोजिट, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लाइन आती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, ठीक, करंट से जो करंट की डायरेक्शन होती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी, यानी कि ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है वन डायरेक्शन में, दूसरी लाइन आप देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अदर डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्योंकि करंट जब घूमते हुए आएगी तो देखिए ऊपर और यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे एक दूसरे के जस्ट करंट यहाँ पर आपको अपोजिट दिख रही होगी, इस तरीके से ट्रैवल करेगी। अब आपने क्या करा भाई कि अब हमने एक दूसरा काम ये करना है कि इस डेल्टा बी को जो है हमने रिजॉल्व कर लिया, अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपोनेंट इसको मान लेते हैं डेल्टा बी डैश, इसको मान लेते हैं डेल्टा बी, अगर डेल्टा बी भी मान ले तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आर डिस्टेंस इसकी भी है, वही करंट फ्लो कर रही, सब कुछ वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि एलिमेंट की लेंथ भी सेम है आपकी। फिर भी मान लो देर के लिए हमने इसको डेल्टा बी डैश मान लिया। अब क्या करेंगे डेल्टा, अब इसके कंपोनेंट होंगे। अब कंपोनेंट करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये जो हमने इसके लिए परपेंडिकुलर, आप सीधे ये जो एक्सिस आई है एक्स एक्सिस, एक सीधे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया उसके ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद देखना है हमको कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। इसी प्रकार नीचे ये एंगल कितना बन रहा है, इसको देखना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमको ये एंगल मालूम है कि अल्फा है, ठीक है।
अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाले एंगल की बात करेंगे तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक। और अगर मैं बात करूं ये वाले एंगल की बात करूं तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अगर ये अल्फा है और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देन इसके बाद अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये टोटल 90 है तो कितना बचा, अल्फा 90 जो है आप इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और टोटल, क्योंकि टोटल एंगल 90 दिया हुआ है ना आपका, तो जब आप क्या करेंगे 90 माइनस अल्फा करेंगे तो 90 कट जाएगा और केवल प्लस का अल्फा बचेगा। तो ये कितना आ गया, अल्फा के। सिमिलरली नीचे भी ऐसे निकालेंगे तो अल्फा आएगा। अब हम इन सब चीजों को आप पॉज करके समझना चाहें तो समझ लीजिएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ जिससे कि डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेशन डायग्राम में ना लगे देखने में। तो ये सब जो मैंने बनाया था वो सब मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक। अब कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया, ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला भी एंगल अल्फा है, ठीक है, हटा दिया 90 डिग्री वगैरह। ओके, अब क्या करें, डेल्टा बी का भाई शुरू करते हैं काम यहाँ से, कंपोनेंट। तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग जब कंपोनेंट करेंगे तो ये जो है एक तरीके से जिससे एंगल बनता है वो बेस हो जाता है, तो डेल्टा बी कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये डेल्टा बी डैश कॉस अल्फा हो गया और ये डेल्टा बी डैश यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात ना। तो हमने क्या कहा, डेल्टा बी और डेल्टा बी डैश दोनों एक तरीके से ये मान के चलिए बराबर ही होने वाले हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट की लेंथ है, सेम डिस्टेंस है, तो हमने वहां पर केवल डेल्टा बी साइन अल्फा लिखा। अच्छा, अब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं डेल्टा बी कॉस अल्फा कैंसल्स आउट by delta b dash cos alpha because they are equal and opposite, ठीक है। यानी इक्वल अपोजिट, डेल्टा बी डैश कॉस अल्फा डेल्टा बी कॉस अल्फा एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, डेल्टा बी साइन अल्फा की वजह से बनेगी। अब इसको कैसे करेंगे, फ्रॉम फिगर सब चीजें आपको मालूम है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमेशा दे सकते हैं कि लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग कॉइल कंटेनिंग करंट स्मॉल आई है ऑफ रेडियस स्मॉल ए, ठीक है। वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल containing current I having radius small a and at a distance small x from its center we have to find out the magnetic field, ठीक है। आप ऐसे इसको बना के एक दो लाइन में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, नहीं देने का टाइम है कोई जरूरी नहीं, आप डायग्राम बना के फ्रॉम फिगर लिख के सीधे आपको आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फ्रॉम फिगर बाई बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, बाय बायो-सैवर्ट लॉ। तो ये आगे आपका एक तरीके से बायो-सैवर्ट लॉ का भाई यहाँ पर यूज करना है। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग क्लियरली, ठीक। तो बाय बायो-सैवर्ट लॉ से हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम डेल्टा बी की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। हमेशा हमने बताया है कि एक तरीके से ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो देख रहे हैं ना, आर डिस्टेंस वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन एक टेंजेंट की तरीके है। और आपको मालूम है जब भी सर्कुलर चीज पर टेंजेंट पड़ता है तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप इसको और करके डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन कितना लिख सकते हैं, आर बी लिख सकते हैं, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स इट, ठीक। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करने हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अब
टोटल जो है करंट कैरिंग कॉइल की वजह से आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो बहुत सिंपल होता है, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी जो होता है वो डीबी में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो डीबी, ठीक है, कौन सा बन रहा है, कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, ठीक, डीबी साइन अल्फा। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि अभी डायग्राम में मैंने समझाया डेल्टा बी कॉस अल्फा, डेल्टा बी डैश कॉस अल्फा इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कट कर देंगे। डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी डैश साइन अल्फा दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। चूंकि एक तरीके से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सर्कुलर रिंग है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग फॉर सम अप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करेंगे तो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी साइन अल्फा आपके पास हो जाएगा, है। अब इसी में जरा डीबी की वैल्यू पुट करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, डेल्टा को आइडियल कर दीजिए, डीएल कर दीजिए, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया साइन अल्फा। अच्छा ठीक है भाई, कोई हमको ये बता सकता है कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? तो बहुत सारे लोग देख के समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो, साइन अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया ए और हाइपोटेन्यूज हो गया आर, ठीक है, तो ए अपॉन आर आ गया। तो आप यहाँ पर साइन अल्फा की जगह ए अपॉन आर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन अल्फा की जगह आपने रख दिया ए बाई आर, ठीक है, इक्वल कर दीजिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर क्यूब इंटू ए, ठीक। तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अब जरा इसको बाहर उठा के कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, सब बाहर आ जाएगा, आई, हाँ, और जो है ए अपॉन आर क्यू, ये सब बाहर निकाल लिया और अंदर केवल डीएल बचा इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग जो है 2 मान लेते हैं। पॉज करिए वीडियो, इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़े। सो लास्ट स्टेप आपका आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट में, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं और करके, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी करंट कैरिंग कॉइल की, तो कितना है, ए है, रेडियस कितनी है, ए है, और टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल का सर्कुलर सर्कल का मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर इसकी रेडियस ए है तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई ए। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 पाई ए, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सिंस डीएल इक्वल टू 2 पाई ए, ये सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल होता है, ठीक। रख दिया भाई, अब जो कट रहा हो तो उसको आप काट दीजिए, तो 2 पाई से कट गया, ठीक, और करके लिख दीजिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर क्यूब, एक तरीके से आ गया। और इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर का साइन लगा दीजिए, और b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर, आर क्यूब, आर की जगह हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि देखिए सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, और इसको और करके आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 1/2। तो आप देखें यहाँ पर वही कर दिया, आर की जगह हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और चूंकि 3 पावर लगी तो 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल ए। क्लियर हो गया? अब एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि अगर इफ पॉइंट P lies on the center of current carrying circular coil, then
क्या हो जाएगा, x आपका 0 हो जाएगा, ये पॉइंट पे उठ के चला आया ओ पे भाई। देन x इक्वल टू कितना हो गया 0, देयरफॉर b कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन, सॉरी यहाँ पर एक और ध्यान चीज देने की बात थी जो हमने नहीं दिया, आप दीजिएगा। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 है भाई, है म्यू नॉट अपॉन 2 है, ठीक है ना। 4 पाई तो कट गया था ना, 2 पाई से कट गया था यहाँ पर, ठीक है। तो जो 2 है तो म्यू नॉट अपॉन 2, हाँ, और यहाँ पर आ गया आई ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया x तो 0 हो गया, ए स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया ए क्यूब। अब ये इसको काट दीजिए, देयरफॉर b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ठीक। अब मान लेते हैं इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर हम ये मान लें कि कॉइल में भाई एक वायर जो कॉइल बनी है एक वायर की है, लेकिन कॉइल में सैकड़ों वायर हो सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, तो देयरफॉर ऐसी सिचुएशन में b इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, एन आई अपॉन कितना हो गया 2a, ठीक। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a हो गया। यहां पर भी आप n इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां पर ही अगर हम लिखते हैं इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स देन b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ठीक। दोनों तरीके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स जनरली इसके बाद हम आपको जो बताने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज समझ लीजिए, जो अगला आपका जो है टॉपिक है वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप। कई बार एग्जाम में आपसे केवल जो है 2 और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है जस्ट डिराइव द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर। अब इसमें आपको वो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत सिंपल सा जो है स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। बहुत सिंपल सा डायग्राम टाइम सेव करने के लिए मैंने बना दिया है। कुछ नहीं है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आपको मालूम है तार से बनती है कॉइल, तो उसमें देखिए करंट फ्लो कर रही है, एक ही टर्न हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसका सेंटर, यहाँ पर सेंटर है कहीं सर्कुलर कॉइल का, और उससे स्मॉल ए रेडियस पर कोई करंट एलिमेंट है, क्योंकि जब इस करंट एलिमेंट से करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या है हमको बताना, और इस करंट एलिमेंट से निकाल के हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी कॉइल का निकल आएगा, ठीक। अब क्या करा, यहाँ पर जैसे करंट फ्लो कर रही है और करंट फ्लो करते हुए जब डेल्टा एल में पहुंचेगी तो जैसे बड़ा सिंपल सा लॉजिक एक तरीके की, जब जैसे यहाँ से करंट घूमते हुए आ रही है ना, तो जैसे ही करंट यहाँ पर एक तरीके से पहुंचेगी तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपको मालूम मैग्नेटिक फील्ड होती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए और राइट हैंड पाम रूल लगा के बड़ी आसानी से है आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। एक तरीके से करंट यहाँ से फ्लो करती हुई आ रही है, यहाँ पर देखिए करंट फ्लो करती हुई आ रही है, तो ये देखिए इस तरीके से करंट आ रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हथेली के डायरेक्शन में बाहर की ओर है। 3D डायग्राम नहीं बन सकता इसलिए देखो इसको ऊपर करके दिखाया है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गई? तो यूज करिए फ्रॉम फिगर बाय बायो-सैवर्ट ठीक है, फ्रॉम फिगर बाय बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ सब जगह यूज होना है। तो डेल्टा वी की अगर वैल्यू पूछे तो आप सबको मालूम है, आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ए दिया हुआ रेडियस, और डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर, सिंस थीटा 90 दिख रहा है आपको। देखिए जहां पर करंट एलिमेंट से जो लाइन मिला रही है वो 90 डिग्री पे है एकदम, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट
कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप एक ही बात होती है। कॉइल एट इट्स सेंटर, जो कह रहा था वो कर दिया। तो आप करेंगे b इक्वल टू इंटीग्रेशन db हो जाएगा भाई, डेल्टा v को db लिख देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl हो जाएगा डेल्टा l का अपॉन a स्क्वायर, और करके b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल dl हो गया। आपको मालूम है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल मींस द सर्कमफरेंस ऑफ द कॉइल, एंड इफ द रेडियस इज a देन द सर्कमफरेंस ऑफ द कॉइल इज 2 पाई a। तो आपने लिख दिया यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 2 पाई a। ब्रैकेट में लिखना चाहो भाई आप तो लिख दो dl इक्वल टू 2 पाई a। ए स्क्वायर से ये ए कट गया है, आप इसको भी काट दो तो ये 2 आ गया। तो देयरफॉर जो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2a। फॉर अगर एन टर्न की बात करेंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। बिल्कुल वैसा ही फार्मूला जैसे पिछले वाले फार्मूले में स्पेशल केस में किया था, बट हमको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है टाइम का बहुत बड़ा मैटर है। 70 मार्क्स का पेपर 3 आवर 15 मिनट में करना है। 15 मिनट इज जस्ट फॉर सीइंग द एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, है ना। तन आपको 3 आवर में सब करना है। तो आपसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि एस्टेब्लिश द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप, देन आपको बस डायग्राम बनाइए, इतना करनी है, पूरे नंबर्स ही आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट, ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, एंड दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट टर्न पे एम्पियर सर्किट लॉ से हम लोग स्टार्ट करके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।